नमस्कार। कवि और उसकी कृति कार्यक्रम में मैं मधुरा आपका प्रेम पूर्वक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मुझे मेरे बचपन की एक कहानी याद आती है। मेरे बचपन में मेरे भाई को चित्रकला बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। वैसे पेपर लेता था चित्रकला के, ऐसे बड़े पेपर होते हैं ना, ब्लैंक पेपर, और उसके ऊपर सबके चित्र चितारते रहता था। कोई पेड़ हो सामने वाला, या फिर हम सबका भी वो पोर्ट्रेट निकालने की कोशिश करता था। हम सब कैसे दिखते थे उस वक्त। मेरे एक कज़िन के ऐसे बड़े बड़े गाल थे, तो वह वैसा चित्र चितारने की कोशिश करता था। तो मेरे पिताजी एक दिन उनके एक मित्र को हमारे घर ले आए। वो बड़े ही मान्यता प्राप्त बड़े चित्रकार थे, उनके चित्र विदेश तक भी पहुँचे थे। तो उनको मेरे भाई का ये जो रुचि थी मेरे भाई की, वो बहुत ज़्यादा पसंद आई, और वो हमें अपने घर लेके गए। उनकी चित्रकला की जो खोली थी वो उन्होंने हमें दिखाई। उसमें बहुत ही चित्रकला के साधन थे। तो एक बहुत ऐसा बड़ा कागज एक ऐसे लकड़ी में लगाए हुए वहाँ पे रखा हुआ था। मेरे भाई को वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया कि इतना बड़ा कागज चित्र निकालने के लिए। तो उसने उन्हें पूछा, ये क्या है अंकल? तो उन्होंने जवाब दिया, बेटा, ये एक चित्रकार का दिल है, इसे कैनवास कहा जाता है। तो आज हम जानेंगे उसी दिल के बारे में, चित्रकार का दिल यानी कैनवास। लेकिन ये कैनवास कौन सा है? हम जानते हैं हमारी कवयित्री सीता गुप्ता जी से। नमस्ते सीता जी। नमस्कार। आपका तहे दिल से स्वागत। आपकी कविता का शीर्षक है आकाश का नीला कैनवास। ये आकाश का नीला कैनवास क्या है? हमने चित्रकार का तो कैनवास देखा हुआ है, लेकिन आकाश का नीला कैनवास यानी क्या? ईश्वर का भी तो है। ईश्वर का भी एक अच्छा। बड़ा सा नीला कैनवास है ना, जिसमें वो चित्र बनाता रहता है। कभी तारे सजाता है, कभी चंद्रमा सजाता है, कभी संध्या की लालिमा सजाता है, क्या बात है। कभी सूरज का उगना सजाता है। खूब कहा आपने। इसका मतलब ईश्वर सबसे बड़ा, सबसे सुंदर और सबसे टैलेंटेड चित्रकार है। जी। वही आपने इस कविता में लिखा है। बचपन में एक दिन मैंने माँ से कागज कलम तुलिका मांगी। बचपन में एक दिन मैंने माँ से कागज कलम तुलिका मांगी। वो झट मेरी अंगुली पकड़ छत पर ले भागी। सुहानी सुखदाई रातें, सुहानी सुखदाई रातें, चांद तारे सब नजर आए। सफ़ेद बादल काला घोड़ा, सभी उसमें मुझे दिखलाए। क्या बात है, क्या बात है। यही कैनवास आपके नज़रिए से मैं देख रही हूँ, लेकिन ये सफ़ेद बादल काला घोड़ा भला क्या है? कि मैं आपको सुनाती हूँ। जी। बचपन में एक दिन मैंने माँ से कागज कलम तुलिका मांगी। वो झट मेरी अंगुली पकड़कर छत पर ले भागी। अब हम 50 वर्ष पीछे जा रहे हैं। हमारे बचपन में इतने साधन नहीं होते थे और ना ही इतने रंग थे जीवन के। चित्रकारी क्या होती है हम तो जानते भी नहीं थे। लेकिन हमारे स्कूल में मेरी एक सहपाठी लड़की थी। वो पेंसिल से अपनी कॉपी में बहुत सुंदर सुंदर चित्र बना देती थी किसी के भी। और हमारी अध्यापिका उसको इस बात पे डांटती भी थी कि ये पढ़ने की कॉपी और इसमें तुम पता नहीं किस किस के चित्र बना देती हो। अच्छा। मेरे को उसकी वो चित्रकारी बड़ी पसंद आती थी, अच्छा। जबकि मुझे एक सीधी रेखा खींचनी भी नहीं आती थी। ओके। तो एक दिन मैंने भी माँ से जिद की कि मुझे भी कागज कलम चाहिए और चित्रकारी करनी है। माँ ने कहा, आपको चित्रकारी करना ही आती है। मेरे को जिद पड़ गई, बच्चे तो जिद्दी होते ही हैं। मैंने कहा मुझे चित्रकारी करनी है। सरोज भी तो करती है, मेरी उस सखी का नाम सरोज था। तो माँ मेरे को छठ मेरी अंगुली पकड़ छत पर ले भागी। सुहानी सुखदाई रातें, चांद तारे सब उसमें नजर आए। वाह। सफेद बादल काला घोड़ा, सभी उसमें मुझे दिखलाए। सफेद बादल
काला घोड़ा। अब संध्या के समय आकाश को देखिए जरा, बादलों के ढेर ऐसे लगे होते हैं जैसे किसी धुनी से रुई धुनकर और उसके ढेर बनाकर आकाश में डाल दिए। तो कहीं पर बादल सफेद होते हैं, कहीं पर श्यामल होते हैं। माँ ने क्या किया, चारों तरफ नजर घुमाई और मेरे को उसमें ही विभिन्न आकार दिखाने शुरू कर दिए। देखो वो सांवरा रंग का बादल है ना, उसमें देखो वो नीचे 4 टांगे दिख रही हैं, ये हाथी है। अच्छा। और ये देखो इधर जो ऊपर को उठ रहा है ना, ये इसकी सूंड है, ये बड़े बड़े इसके कान हैं। ऐसे ही वो कभी हमको घोड़ा दिखाती, कभी कुछ ऐसे अपनी इमेजिनेशन हमारी बढ़ाने के लिए ऐसे अपने अपने मन से आकार निकाल कर और दिखाती। अच्छा अच्छा। कहीं कहीं हमको ऐसा लगता भी था, मान लीजिए नीचे एक बड़ा सा बादल का ढेर पड़ा है, ऊपर छोटा है, उसके ऊपर और छोटा है, तो कहती देखो कितना सुंदर खरगोश बैठा है। क्या बात है, ऐसे क्या ऐसे बात है। हमारी कल्पना शक्ति को माँ बढ़ाती थी। मैंने कहा ना, माएँ उस समय बेशक बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं होती थी, लेकिन उनके पास ऊर्जा बहुत थी, कल्पनाएं बहुत थी। तो माँ ने मेरे को क्या कहा, सफ़ेद बादल काला घोड़ा सभी उसमें मुझे दिखलाए। क्या बात है, क्या बात है। अब देखिए आप, माँ की शिक्षा का तरीका, एक बादल दिखाकर उसने मुझे घोड़ा क्या होता है, खरगोश क्या होता है, हाथी क्या होता है, सबके आकारों के अलग अलग क्या होते हैं सिखा दिया ना। सचमुच। और अपव्यय होने से भी बचा लिया। जो मैं अपनी सखी की तरह स्कूल की कॉपी को अगर ख़राब करती, वो तो फिर भी ख़राब नहीं करती थी, क्योंकि उसके पास तो चित्रकारी का गुण था। माँ तो जानती थी मेरे को तो नहीं आती है चित्रकारी करनी, तो कागज़ कॉपी सब बचा लिया और बच्चे को तृप्त भी कर दिया। जी ये जी। कला उस जमाने की माँओं में थी। क्या बात है। तो यही वो हमको सिखाना चाहती थी कि आप बच्चे को तृप्त भी कर दो, उसको लगे मेरी इच्छा पूर्ण हो गई। आगे क्या है, चांद तारे सुहावनी रातें सब नजर आए। दर्शकों, आपके भी घर में वृद्ध होंगे, पूछिए कभी छत पर कैसे आराम से सोते थे। हम लोग खटिया बिछाकर रात को छत पर पहले पानी डाल के उसको ठंडा करते थे, फिर उसमें खाट बिछा के उस पर बिस्तर सफ़ेद चादर बिछा के सो जाते थे। अच्छा। रात को सुहानी हवा मान लो लगती थी, पंखा झल रही है, क्योंकि उस समय बिजली के इतने सारे साधन नहीं थे कि छत पर भी एसी लगाया जाए। जी जी जी। ना ही इतनी ऊंची ऊंची 10-10, 50-50 मंजिल की बिल्डिंगें होती थी। हमारी तो बहुत बड़ी हवेली थी, उसके अंदर बड़े बड़े कमरे, बड़ी बड़ी छतें, आराम से सारे हम चाचा मामा के बच्चे सब अलग खाट खाट बिछा बिछा के आपस में सोते थे, गलबैयाँ डाल के बातें करते थे और सो क्या जाते बात है, थे। क्या बात है। तो माँ हमारी सब बच्चों को ऐसे ही तृप्त करती थी और उसकी इस कला के सब कायल थे। किसी का भी बच्चा जिद करता था किसी वस्तु के लिए, तो कहते थे चलो वो माँ जरा मामी जी के पास ले जाए या जरा बुआ जी के पास ले जाए, जिस समय के जिस तरह के हमारे संबंधी बच्चे उस समय आए हुए होते थे। तो आप देखिए, इस तरह 2 कार्य हो गए। जी एक तो बचत हो गई समय की, कागज़ की बचत हो गई, और दूसरा बच्चे को तृप्त भी कर दिया, जी जी। तो कितना वो बच गया। और तीसरा जो आयाम आपने सोचा भी नहीं होगा कि माँ प्रकृति के पास ले गई हमको, उसने हमारी दृष्टि कितनी विशाल कर दी कि हम बादलों के अंदर भी घोड़ा देख सकते हैं। क्या बात है। आकृतियाँ खोजने की हमारी दृष्टि कितनी बड़ी कर दी, बताइए आप। बहुत खूब, बहुत खूब। मुझे ऐसा लगता है आपकी माँ की नज़रों में वो चित्रकला, वो प्रतिभा, वो कल्पनाएँ छुपी थी, वो जो आप में परिवर्तित हुई, ऐसा मुझे लगता है आपके शब्दों से। जी, आगे भी आपने बहुत खूब कहा है, कभी सफ़ेद बादलों की ढेरी, कभी सफ़ेद बादलों की ढेरी चांदी के गुच्छों सी लगती। क्या बात है। कभी सफ़ेद बादलों की ढेरी चांदी के गुच्छों सी लगती, सवेरे के सूरज की किरणें उसमें इंद्रधनुषी रंग भरती। वाह,
रात को माँ मुझे कहानी सुनाती, रात को माँ मुझे कहानी सुनाती, सपनों की दुनिया में मैं सो जाती। रात को माँ मुझे कहानी सुनाती, सपनों की दुनिया में मैं सो जाती, कागज कलम कैनवास सब कुछ भूल जाती। कितना सुंदर कहा है आपने इसमें। कभी सफ़ेद बादलों की ढेरी चांदी के गुच्छों सी लगती। ये चांदी के गुच्छों सी, ऐसे मतलब ऐसे चांदी का कोई गुच्छ है, वैसे सफ़ेद बादलों की ढेरी, ये कल्पना आपके मन में कहाँ से आई, कैसी आई? मैंने कहा ना, संध्या समय जरा आकाश को देखिए ना, जगह जगह आपको बादलों के ढेर नजर आएंगे। जी। या कभी जब बारिश होके चुक जाती है, जब बारिश होके बंद हो जाती है, या बारिश के आगमन से पूर्व, हाँ। बारिश के आगमन से पूर्व देखिए तो श्यामल कलर के बादल, कहीं छोटा बादल का टुकड़ा तैरता हुआ नजर आएगा, कहीं बड़ा, कहीं ऐसा लगेगा हजारों ढेर एक साथ आ गए हैं। हाँ। लेकिन जब वर्षा हो चुकी होती है, उसके बाद जब पूरा आकाश स्वच्छ हो जाता है, अच्छा। उस समय देखिए आपको बादलों के ढेर ऐसे लगेंगे जैसे चांदी के गुच्छ। मैंने कल्पना की है, जैसे सफेद ऊन को उलझा लीजिए, हम्म। कैसे लगेंगे चांदी के तार जैसे। जी। तो जी। मैंने कल्पना की है कि कैसे ढेर लगे हैं, कहीं छोटा ढेर है, कहीं बड़ा ढेर है। कितना आकर्षक होता है वो दृश्य कि आपकी नज़र उस पे से हटेगी नहीं। जरा संध्या के समय आकाश के पास जाकर तो देखिए। जी, बिल्कुल सही, बहुत ही सुंदर है। लेकिन जब माँ आपको ये कहानियाँ सुनाती थी, ये सब दिखाती थी और बाद में कहानियाँ सुनाती थी, तो बाद में वो आप कैनवास वगैरह भूल जाती थी? इतना सुंदर चित्र, इतना सुंदर दृश्य उन कहानियों में होता था। कैनवास भूलने का मेरा अर्थ ये नहीं है कि मैं आकाश को भूल नहीं, नहीं, गई। माँ की कहानियों में से वो कैनवास आपको दिखता था, ऐसा? जी नहीं, अच्छा। कैनवास तो वहीं पर है, आकाश तो है। जी हाँ। आकाश में तारे भी अपनी जगह है, जी हाँ। चंद्रमा भी अपनी जगह है। अमावस्या आई तो चंद्रमा ना भी हो, तारे तो हैं। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन माँ की कहानियों में भी वो सब कुछ आता था जो आपको वो बाकी सुनाती कहानियों थी? में आता था, लेकिन हाँ, वही हमारी जो पूछना था। मांग होती थी हाँ, कि मेरे को कैनवास चाहिए, मेरे को तुलिका चाहिए, जो मैंने कविता के आरंभ में कहा था, वो तो भूल गए ना। हाँ, वो भूल गए, वो सब सुंदर इतना दृश्य देख के वो भूल गए और बाद में लगता उसपे। था भूले नहीं, लगता था मिल गया, ये तो रहा सामने। हाँ, हाँ, वो मतलब ज़िद आपकी है ना, वो सब वो ज़िद आपकी कि मुझे भी चित्र चितारना है, वो भूल गए आप और वो माँ की कहानियों में आप खो गए और वो सब दृश्य आपने मन में भर लिया। तो चित्र के चितेरे हम ना भी बने, कल्पना के तो बन गए। जी, तो जी। वही तो फिर बाद में कविताओं में आ गया ना। जी, बिल्कुल। ये एक ऐसा है मन कि के अंदर तो दृश्य छप गए ना। बिल्कुल, हमें बनाने की ज़रूरत ही क्या, जब हमें जो चाहिए वो ऑलरेडी मिल गया हमें। हाँ, इतना तो सुंदर भाव। कितने सारे भाव आ गए। आप देखिए, तृप्ति का भाव आ गया, मैंने बिल्कुल। जो मांगा था माँ ने दे दिया। जी, जी। कहानी के अंदर उसने कभी फूलों की कहानी सुनाई, कभी तितलियों की सुनाई, अच्छा, कभी वीरों की सुनाई। अच्छा। तो जिस जिस भाव की कहानी सुनाई वो सारे भाव अंदर आ गए। जी, जी। जब हम गोद में शांतिपूर्वक सो गए, निद्रा अच्छी आ गई। और मैंने क्या कहा कि माँ ने वो सब बचा लिया जो हम शायद व्यर्थ करते, कापी पे लिख लिख के फाड़ते या जो भी करते। जी, तो जी, कागज बचा लिया। कागज जी। कैसे बना? पेड़ों से। तो कुछ पेड़ कटने से बचे। जी, जी, बिल्कुल। अगर आपको इसको विशाल उसमें लें तो कितने सारे बच्चों की जिद अगर शांत हो गई तो कितने सारे पेड़ बच गए। जी, कितनी विशाल दृष्टि थी आपके माँ की। वही मैंने कहा कि माएँ उस समय, बेशक शिक्षा उनके पास नहीं थी, लेकिन जीवन की शिक्षा उनके पास कूट कूट कर कूट भरी कूट थी। के भरी थी। बिल्कुल सही है। क्योंकि उन्होंने जीवन को पास से जिया था। हुँ। अभी हम प्रकृति के पास जाते ही कहाँ हैं। हाँ। सुबह उठे देर से, रात को देर तक दूरदर्शन देखते रहे या समाचार देखते रहे या और कुछ नहीं तो मोबाइल में घुसे रहे। वो देखते देखते ही सो गए। कई लोगों को तो मैंने देखा है तकिए के नीचे रख के ही सो जाते हैं मोबाइल, जबकि जानते हैं सब कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को पास नहीं रखना चाहिए। रेडिएशन होता है उससे। सबको मालूम है। जी, जी, जैसे सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है स्मोकिंग हानिकारक है, लेकिन सब पीते हैं। जी।
वो तो आदत देर और वही जिंदगी लोगों को लग रही है। आपने जो खूबसूरती इस कविता में कही है वो लोग महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं। क्या कहोगे हम आप? जाएंगे तो करेंगे ना महसूस। अब रात को जी। देर से सोए, हाँ हाँ। सुबह देर से अलार्म बजी तो आंख खुली, उसमें भी कोई कोई दोबारा बंद करके सो गए। जी। फिर जल्दी से भाग भाग के तैयार हुए, जी। और एक हाथ में चाय का कप लेके एक चाय पी, या हाथ में ही लेकर गाड़ी में बैठ के खा रहे होते कुछ लोग तो। क्या मजा है जिंदगी का। तो फिर उन्होंने देखा कहाँ प्रकृति, शाम को जब तक घर लौटे ट्रैफिक में फंस गए मान लीजिए, जी। तो संध्या तो पहले ही निकल चुकी। जी। तो बराबर। कब देखेंगे, और छत तो है ही नहीं। क्या देखे, देखे तो क्या देखे। छतों पे सारे पानी की टंकियां बनी होती हैं, या सभी के टीवी के एंटीना लगे होते हैं, जी। जी सही। या आजकल जब से वो छतरी लगने लगी है, वीडियोकॉन की लगी है या उसकी लगी है, पूरी छत उससे भरी होती है। तो छत पर जाने की जगह ही कहाँ है। जी हाँ। तो समय और जगह दोनों हमने दूसरे को दे दी ना। समय दे दिया टीवी को, मोबाइल को, अखबार को। बिल्कुल जगह दे दी एसी को, सही है। एंटीना को, पानी की टंकी को। सही कहा। सही कहा। तो पानी की टंकी तो फिर भी जरूरी है, एंटीना और वो तो कम कर सकते हैं ना हम। मोबाइल को तो दूर रख सकते हैं। जी। जी। जी तो सही। समय तो उतना ही था उनके पास भी, जिन्होंने इतिहास बना डाला। समय उतना ही हमारे पास भी है, जो इतिहास को पढ़ते हैं। जी। जी। तो वो मेरे ऊपर है कि मुझे पढ़ने वाला बनना है या लिखने वाला बनना है, या मेरे ऊपर कोई लिखे वो बनना है। लेकिन ये हम बने कैसे? आजकल हम देख रहे हैं कि ये सब नहीं हो रहा है कि मेरे ऊपर कोई लिखे। इतने हम अपने जीवन को आदर्श भला कैसे बना सकते हैं? ये तो मैंने केवल एक उदाहरण दिया है, बहुत सारे क्षेत्र हैं अब तो। हाँ हाँ। जी। जी सही है। कोई किसी क्षेत्र में जा रहा है, कोई खिलाड़ी है तो उस क्षेत्र में वो प्रतिभा दिखा सकता है, कोई जी। चित्रकार है तो उस क्षेत्र में दिखा सकता है, जी। जी। कोई कहानीकार है उस क्षेत्र में दिखा सकता है, कोई हाँ पढ़ने में अव्वल है तो पढ़ाई में ऊंचा जा सकता है। हाँ। किसी के अंदर डॉक्टर बनने की प्रतिभा है, किसी के अंदर इंजीनियर बनने की प्रतिभा है, किसी के अंदर कृषक बनने की प्रतिभा है। अच्छा। चीजें तो सभी जरूरी है ना। जी सही अगर है। खाने को अन्न नहीं होगा तो काम कैसे करोगे आप? सही है। सही अगर है। मिल में कपड़ा ना बने तो कपड़े कैसे पहनेंगे? बाप रे। तो हजारों क्षेत्र हैं। वो तो केवल एक मैंने उदाहरण दिया है चित्रकला अच्छा। का, तो अच्छा। बाकी तो हजारों क्षेत्र हैं। मैं और भी आपसे पूछना चाहती हूँ कि हमारा मन भी तो एक कैनवास है। जैसे आपके जैसे कवि उन उस मन से कल्पनाओं की ऐसी उड़ान लेते हैं और अच्छे अच्छे ऐसे सुंदर चित्र, शब्दों के चित्र चितारते रहते हैं। तो आप मन के कैनवास के बारे में क्या कहोगे? मन के कैनवास में भी तो कितने रंग हैं। हम्म। कभी कविता का रंग है, कभी कहानी का रंग है, हाँ। कभी संगीत का रंग है, जी सही है। जी कभी सही। हंसना चाहते हैं तो चुटकुले का रंग है। हाँ हाँ। हाँ। आप सब इन रंगों को कैसे महसूस करते हो? मैं जब लिखती हूँ तो महसूस करती हूँ ना, हाँ हाँ। आप लिखते। क्योंकि मैं छोटी कहानी भी लिखती हूँ, कहानी भी लिखती हूँ, अच्छा। कविता भी लिखती हूँ, निबंध भी लिखती हूँ, अच्छा। जब अच्छा। जैसा भाव मन में आ जाए। अच्छा। तो आप मुझे ये बता सकते हो कि आपके मन में कौन सा, मतलब आपके मन में अगर कोई प्रकृति सौंदर्य का भाव है तो आप कविता लिखते हो। तो आप कहानी किस भाव में लिखते हो, या कथा किस भाव में लिखते हो, या निबंध किस भाव में लिखते हो? क्योंकि लेखक के ये अलग अलग ढंग है, अलग अलग ये शैली हम जिसे कहते हैं वो है। तो आप किस भाव में क्या लिखते हो, ये मैं आपसे पूछना चाहूँगी। मैंने कहा ना, जब जो भाव जागृत हो जाए। अच्छा, लेकिन वो। जैसे जब आपको प्यास लगेगी तो आप पानी ही पिएंगे, जी हाँ। जी हाँ। जब आपको लेकिन थोड़ी थकान लगेगी तो आप चाय पिएंगे, भूख लगेगी तो भोजन खाएंगे। लेकिन हमेशा आप कविता तो जीवन नहीं स्वयं एक लिखते। कथा है ना। जी हाँ। कितने रंग बिखरे पड़े हैं। अच्छा। आप अच्छा। बस में चले जाइए, आप कार में चले जाइए, सड़क पे कितना कुछ है, देखिए लिखिए। जी। जी। बस में चले जाइए, कितनी तरह की यात्री हैं आपके सफर में।
जी बिल्कुल। और ये रेलगाड़ी भाव में चले जाइए, कितने तरह की यात्री हैं। सही है। हर एक के पास हजारों कहानियां हैं। सही है, लेकिन कैसा है कि आपने जैसे कहा मन का कैनवास है, इनमें रंग है। वो रंग इन आपकी जो लेखन के ये जो प्रकार है, कविता हो चाहे निबंध हो चाहे कथा हो कहानी, कोई भी रंग हो, उसमें से ये सब आते हैं, बाहर आते हैं। तो आजकल के युवक भी तो लिखते हैं, तो आजकल के युवकों को आप क्या कहोगे कि ये सब मन के जो रंग है वो आपके साहित्य में से कैसे निखरे, कैसे बाहर आए? आप क्या कह सकते हो इसके आज बारे भी बहुत अच्छे अच्छे लेखक हैं, में? उनके अच्छा, पास भी बहुत सारी इन कल्पनाएं हैं। उनको मार्गदर्शन के तौर पे आप क्या कहना चाहोगे? अच्छा साहित्य पढ़ें, हाँ, प्रकृति के पास थोड़ी देर जाएं, हाँ, तो हजारों कल्पनाएं उनके मन में स्वयं उतर जाएंगी। इंद्रधनुष को देखिए ना संध्या काल में जरा, कैसे कमान की तरह दिखता है। जब वर्षा होती है उसके बाद इंद्रधनुष देखिए, कितना सुंदर है। सातों जी, रंग कैसे हैं, उसी में से आप अपने बच्चे को सिखा सकते हैं कि अच्छा, देखो जो वैज्ञानिक ने 7 रंग बताए थे वो ये वाले हैं। अच्छा, अच्छा। आप इंद्रधनुष, आप भी, मैं जैसे हमने कहा था पिछली बार, आप भी बहुत जगह पे घूमी है, तो आपको कहाँ का इंद्रधनुष देखना ज़्यादा पसंद है? भारत जैसा सुंदर कोई देश नहीं, मुझे सब कुछ सबसे ज्यादा भारत में ही पसंद है। अच्छा, भारत में दिल भी हर जगह पे इंद्रधनुष के हर एक अलग ब्यूटी होगी। तो आपने इंद्रधनुष को कहाँ पे ज़्यादा महसूस किया है? क्योंकि वो सब रंग जो है, इंद्रधनुष के रंग आपके शब्दों में से प्रकट होते हैं। इसलिए मैं पूछना चाहूँगी कि आपने सबसे ज़्यादा उसे कहाँ महसूस किया है? तो गंगा स्नान का दिन होता था कार्तिक में, हाँ, हाँ। तो हमारा पूरा परिवार गंगा स्नान करने जाता था। जी, जी। और मैंने प्रस्तावना में लिखा भी है कि हमारे श्वशुर बहुत समाज सेवी थे। अच्छा। हर पल उत्सव किताब की प्रस्तावना में जी, आपने लिखा है। जी, तो वहाँ पर हमारा डेरा लगता था, जी। जिसमें 7 दिन तक जितने यात्री वहाँ पर आए उनका भोजन कोई भी आकर उसमें खा सकता था। अच्छा, बहुत बड़ी बात है। मेरे श्वशुर बाकायदा एक ट्रक में भोजन सामग्री लेके जाते थे, 4 रसोइये लेकर जाते थे। हाँ, वो दिन भर भोजन बनाते रहते थे और गंगा स्नान करके कोई भी व्यक्ति आकर, चाहे वो संबंधी है या नहीं है, वहाँ पर भोजन कर सकता था। जी। सबको मालूम था कि लाला जी का भंडारा लगा हुआ है, उनको सब प्यार से लाला जी कहते थे। अच्छा। पहले जमाने में मिस्टर और ये उच्चारण नहीं होते थे, यही होते थे लाला जी वगैरह। कोई डेरा लगा हुआ है, कोई भी जाकर उसमें भोजन कर सकता था। क्या बात है। तो वो 7 दिन तक चलता था। अच्छा, तो हम भी 1-2 दिन के लिए अक्सर उस डेरे में जाया करते थे। अच्छा, जब घर की महिलाएं भी जाती थी तो हम भी जाते थे। अच्छा। तो सुबह सुबह जब उठकर गंगा स्नान करके आते थे, हाँ, हाँ। उस समय कई बार, जैसे मान लो किसी दिन अगर पहले दिन वर्षा हो गई तो सुबह के समय या संध्या के समय खुला आकाश होता था, कभी भी नजर आ जाता था, तो कितना सुंदर उसका दृश्य होता था। जी, जी। क्या बात है। कुछ लोग पतंग उड़ा रहे होते थे, जी, हमारे घर के बहुत सारे व्यक्ति भी उसमें शामिल होते थे। बहुत सारे अनेक दृश्य थे, कहीं अच्छा। भोजन चल रहा है, कहीं पतंग उड़ रही है, कहीं इंद्रधनुष फैला हुआ है, जिसको जो देखना हो। वाह! तो तब हमने इंद्रधनुष बहुत बार देखा। क्या बात है। तभी वो हमारी कल्पना में आया कि जी, देखो कितने सुंदर रंग हैं। हम भी तब छोटे बच्चे भी हमारे हमारे साथ होते थे, उनको दिखाते थे, देखो इंद्रधनुष में कितने सारे रंग हैं। यही तो तुम्हारी किताब में पढ़ाते हैं कि ये वॉयलेट कलर है, ये इंडिगो कलर है। जी, जी, जी। और वो सब इंद्रधनुष के रंग आपकी कविता में कैसे आए? तो मैंने कहा ना, जिसके पास जो कला होती है वो उसी में उकेर देता है उसको। जी, जी। कोई कहानी में डाल देगा, कोई कविता में डाल देगा, कोई छंद में डाल देगा, चित्रकार उसी से चित्र बना देगा। और सबसे अनुपम चित्रकार तो ईश्वर है ना, जिसने इतनी सुंदर सृष्टि रची है। जी, जी, तो जी, खुले मैदानों में आप कहीं चले जाइए, बेशक वो गंगा का किनारा हो या यमुना का किनारा हो या प्रयागराज का स्थल हो, जी, जी। रामेश्वरम का हो, बहुत सारी जगह इंद्रधनुष तो बारिश के बाद दिखाई देता है। क्या बात लेकिन है। दिक्कत यह है कि हम लोग देखना चाहते ही नहीं, टीवी और उसने सारा कुछ छीन लिया है।
जी, जी। तो आपस में संबंधों में मिलना भी छीन लिया है, एक हुँ, दूसरे से मिलना भी छीन लिया है। कुछ तो दूरी हो गई है, लोग एक दूसरे से दूर दूर सा, जैसे जैसे नगर फैलते गए तो जी। सड़क की दूरी भी बढ़ती गई, लेकिन मन की दूरियां भी बढ़ गई हैं। जी, जी, बिल्कुल। और वो मन की दूरियाँ मिटाने के लिए लोगों को इस सुंदर ये जो हमारा निसर्ग है, उसकी तरफ क्या हम खींच ला सकते हैं? ला सकते हैं ना। मान लीजिए हम जो आपस में मिलकर उत्सव मनाते हैं, किसी ऐसे खुले स्थान पर मनाएं, हाँ, क्या बात है, किसी बड़ी रेस्टोरेंट बात है। या होटल में जाने की बजाय। कितनी सुंदर बात है, कितनी सुंदर बात है। तो क्या होगा, जो छोटे बच्चे साथ में होंगे वो प्रकृति के साथ भी आएंगे, हाँ, और बड़े भी। उस समय ना उनके पास टीवी रखिए ना मोबाइल रखिए, आपस में बात करेंगे। कुछ आपने अपने दिल की कही, कुछ मैंने अपने दिल की कही। क्या बात है। आपस में कितना एक दूसरे के पास आने का मौका मिलेगा नहीं। जैसे कि जब कोजागिरी पूनम होती है तो हम सब छत पे जाते हैं या किसी खुली जगह पे जाते हैं और वो चांदनी को महसूस करते हुए वो जो मसाला दूध होता है वो दूध का हम प्राशन करते हैं। ऐसा ही हम कुछ करके लोगों को निसर्ग की तरफ, प्रकृति की तरफ हम लेके जा सकते हैं और वो नीले गगन का वो सुंदर कैनवास जो है उसे दिल में आपके समा वहाँ सकते हैं। कोजागरी पूर्णिमा कहते हैं, हमारे यहाँ शरद पूर्णिमा कहते हैं। तो हाँ, हमारे यहाँ भी ये प्रथा थी कि रात को खीर बना के चंद्रमा की चांदनी में रखते थे हमारे माता पिता, हाँ। और फिर सुबह सबको प्रसाद के रूप में वो खानी होती थी। जी, इवन एक और प्रथा थी कि चंद्रमा की रोशनी में कौन कितनी देर तक सुई पिरोता है। अच्छा, हमारी दादी माँ ये कराती थी, देखते हैं कौन सुई पिरोता है। कहते हैं चंद्रमा की रोशनी में अगर रात को देखिए तो आपकी आंखों की दृष्टि तेज होती है। अच्छा, और शरद हाँ, पूर्णिमा के चांद की तो अनेकों कहानियां हैं। तो बहुत ही। हमारे ऋषि मुनियों की दूरदर्शिता मैं यही तो कहती हूँ कितनी है। उन्होंने हर एक उत्सव को, हर एक पर्व को, हर एक त्योहार को किसी न किसी प्रकृति के तत्व के साथ जोड़ दिया है। कहीं गंगा स्नान है तो कहीं चंद्र पूजा है, कहीं सूर्य पूजा है, जी, जी, सूर्य षष्ठी पर सूर्य पूजा है, कार्तिक में वो शरद पूर्णिमा में रात में चंद्रमा के लिए दिया जा रहा है जी, भोजन। जी, कभी रामेश्वरम की यात्रा है, कभी जी। मानसरोवर की और यात्रा है। उसका अध्यात्म से भी गहरा ताल्लुक है, मतलब कोजागरी हम कहते हैं वो कोजागरती है। ऐसा हमें वो प्रश्न अपने मन से पूछना चाहिए कि कोजागरती है, हमारे अंदर का जो आत्म तत्व है, हम खुद ही आत्म तत्व है, तो वो आत्म तत्व क्या जागृत है? क्या उसका एहसास तुम्हें है? ये एहसास भी तो हम जब निसर्ग के प्रति, उस नीले कैनवास के प्रति हम जाते हैं, तो हमें होता है। आपने बहुत ही अच्छी, इतनी प्यारी बातें बताई। हम उस नीले गगन में, उस नीले गगन में जो चंद्रमा है, उसकी चाँदनी में खो गए। इसके बारे में, इस कैनवास के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। लेकिन ये जो आकाश का नीला कैनवास है, उसके जो आगे के क्षण हैं, हम अगले एपिसोड में आपसे उसके बारे में बातचीत करेंगे। दर्शकों, मैं सोचती हूँ आपने भी जरूर मन के आकाश में तो देख लिया होगा कि कहाँ इंद्रधनुष है। देखा होगा ना। बिल्कुल देखा होगा सीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, कवि और उसकी कृति इस कार्यक्रम में आज हमने जाना नीले गगन के कैनवास के बारे में। अपने मन के अंदर भी ये कैनवास कहाँ कहाँ छुपा है। अपने मन के अंदर तो ये कैनवास है ही, तो उस मन के कैनवास में हमें उस चाँद तारों को लाना है, उस नीले गगन को लाना है और उसे महसूस करते रहना है। इस कविता के जो आगे के क्षण हैं, उसके ऊपर हम आगे बातचीत करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक नमस्कार।